हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एक ऑफिस मेमोरेंडम है एक डीओपीटी के द्वारा जो 29 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया था। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, कुछ जो बुकिंग ऑफ एयर टिकट ऑन गवर्नमेंट अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एलटीसी। ये देखें, आपका इसका पूरा जो रिपोर्ट है, जो ऑर्डर है, आप उसको पूरा ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो इसमें ये दिया गया है कि जो पहला ऑर्डर था, जो इसमें लिखा गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो 16/6/2022 को द्वारा, उसमें जो भी सब लिखा गया था वही सेम चीज़ लिखा गया था, उसका थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन बस इसमें दिया गया है। लास्ट जो पॉइंट लिखा है, एयर ट्रेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ एलटीसी, एयर टिकट सेल बी परचेज्ड ओनली फ्रॉम द 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स। तो ये जो 3 ट्रैवल एजेंट से, आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको ये 3 एजेंट से ही टिकट करवाना पड़ेगा। पहले तो एयर इंडिया था, उससे आप करवाते थे तो आपको रिइम्बर्समेंट हो जाता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता था ऑडिट पे। बट अभी ये चेंज कर दिया गया, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, तो उसके बाद आपने इसी 3 जो एयर ट्रैवल एजेंट्स है उनके द्वारा अगर टिकट काटते हैं तो उस बेसिस पे आपको क्लेम कर सकते हैं और या reimbursement है। So, second, the choice travel agent for booking ticket from the authorized travel agent is left open to the ministry or department. The official, in case of self booking based on convenience or service quality, no agency changes or convenience fees will be paid to the JTA. आप अगर इसमें अगर चॉइस लेते हैं, आप अगर टिकट बुक करते हैं, कोई भी मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हो, कोई भी हो, चाहे सबऑर्डिनेट ऑफिस का एम्प्लॉई हो, अगर आप बुक करते हैं ये 380 के द्वारा, तो आपको कन्वीनियंस चार्जेस और जो एजेंट चार्जेस लगता है वो आप मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन है कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू चूज फ्लाइट हैविंग द बेस्ट अवेलेबल ऑन देयर एंटाइटल्ड ट्रैवल क्लास व्हिच इज द चीपेस्ट फेयर अवेलेबल। तो आपका जो ये जो आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको अगर आप बुक कर रहे हैं फ़्लाइट, तो आपको बेस्ट अवेलेबल फेयर आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट, और किस में सबसे चीपेस्ट फेयर है। और प्रिफरेबली नॉन स्टॉप फ्लाइट, मतलब जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट होगा। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं कि मान लीजिए आप कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं या कोलकाता से लद्दाख ले जा रहे हैं, तो आपको अगर डायरेक्ट फ़्लाइट होगा आपको और कम पैसा में वो फ़्लाइट होगा, तो फिर आपको ये प्रेफर करना चाहिए फर्स्ट। और जो टाइम स्लॉट दिया होगा, जो टाइम स्लॉट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, जो 3 आवर का एक एक टाइम स्लॉट मेंशन किया गया है, उसी टाइम स्लॉट के अंदर ही आपको रहना चाहिए। आपको जो भी फ्लाइट आप अवेलेबिलिटी रहना चाहिए। तो इसके बाद उसके बाद आप अगर बुक कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए कि आपको आप एक प्रिंट आउट ले लेना चाहिए, जो वेब पेजेस के, जो अगर मान लीजिए आप आईआरसीटीसी से बुक कर रहे हैं, तो आईआरसीटीसी से आप एक वेब पेजेस को आपको पीडीएफ कर लीजिए। उसमें उसमें जिसमें भी मेंशन होगा कि आपका ये जो चीपेस्ट फेयर है आपका, ये अवेलेबल था आपका, और इसमें सारे जो फ्लाइट्स है उसमें मेंशन होगा, उसका टाइम स्लॉट भी मेंशन होगा, उसका प्राइस भी मेंशन होगा जिसमें। तो आप उसको दिखा सकते हैं जब आप क्लेम करते हैं, तो आप फेयर डिटेल्स दिखा सकते हैं, फ़्लाइट अवेलेबिलिटी आप दिखा सकते हैं, और जो टाइम स्लॉट है उसको भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये जो दिया गया 3 आवर का जो स्लॉट दिया गया, ये मान लीजिए 0 आवर्स टू 3 आवर, 3 to 6 आवर्स, ऐसे करके पूरा कंटिन्यूस दिया गया है। पूरा 24 आवर्स का अंदर में 3 आवर का स्लॉट करके दिया गया है। तो इसमें जो विथ प्रोविजन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग विद इन 10% प्राइस बैंड फॉर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। तो आपको जो प्रोविज़न दिया गया है कि आप 10% के अंदर आपको प्राइस वेरी कर सकते हैं, या अगर फ्लक्चुएशन होता है तो आप कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आपको रिलैक्सन दिया गया है। तो ये जो दिया गया है, इसको फोर्थ पॉइंट बोलता है कि आपको एम्प्लॉय को एनकरेज किया जा रहा है कि जो भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं या टिकट, तो फिर आप 21 डेज पहले कर लीजिए, एटलीस्ट 21 डेज कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आप मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेयर्स भी अवेल कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो बजट के ऊपर भी इतना नहीं आएगा आपको। अभी तो जो एम्प्लॉयज़ को ये इनकरेज किया जाता है, तो
कैंसलेशन जो है आप ना करें। आप जितना कैंसलेशन कम करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर आप 24 आवर्स पहले ही आप कैंसलेशन कर रहे हो या 24 आवर्स के अंदर के आप कैंसलेशन कर रहे हो तो आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और जो अगर आप कैंसिल भी कर रहे हैं तो ये जो एटीएज एजेंट्स है उनको भी डायरेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप कोई एम्प्लॉय हमारा कैंसिल करता है तो फिर उसको कैंसलेशन चार्जेस मत लीजिए, उसको सारे जो भी कैंसलेशन चार्जेस है सारे रिफंड कर दीजिए, और जो टिकट का अमाउंट है उसको भी सारे रिफंड कर दीजिए। अगर ड्यू जस्टिफिकेशन का कोई रीजन का बैठा तो जो नेक्स्ट पॉइंट preferable book only one ticket for each leg of intended travel on LTC. होल्डिंग मोर देन वन टिकट इज नॉट अलाउड। मतलब है कि जैसे कि आप अगर कोई एम्प्लॉय है तो आप अगर बुक कर रहे हैं टिकट तो फिर आपको एक टिकट वन टाइम में आपको बुक करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप अगर जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने, तो प्रीफर होगा कि आप जो राउंड जर्नी है उसको एक ही बार में टिकट कर लीजिए, और तो भी और अच्छा है। नहीं तो आप क्या करें कि उसको आपका अगर वाइफ जा रहे हैं और आप जा रहे हैं, दोनों मिलके जा रहे हैं, तो अलग अलग टिकट मत कीजिए, एक जर्नी के लिए एक टिकट ही कर लीजिए। उसमें आपका भी, आपका वाइफ हो, आपका चाइल्ड हो, उसमें सब आ जाएगा। और राउंड टिकट भी हो रहा है तो एक ही साथ में पूरा एक ही बार में कर लीजिए तो अच्छा रहेगा उसके लिए। तो जो भी टिकट है वो ऑफिस द्वारा अगर किया जाता है तो फिर ये भी आपका सेल्फ बुकिंग पोर्टल हो या ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो भी से आप कर रहे हैं या ओसाका ट्रैवल से कर रहे हैं, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ईमेल आईडी एजेंसी के साथ करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा ये बुक टिकट करने के लिए। तो बात तो आपको नहीं, अगर मान लीजिए आप कहीं अनऑथराइज एजेंट से कर लिए आपको, तो फिर आपको मिनिस्ट्री हो या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, जो भी मतलब जॉइंट सेक्रेटरी से बिलो नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा रिलैक्सेशन अगर चाहते हैं, आपको ऑडिट में ऑब्जेक्शन आ सकता है तो फिर आप उसके लिए अप्रूवल ले सकते हैं। नो माइलेज पॉइंट विल बी जनरेटेड अगेंस्ट ट्रैवल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट। तो ये जो प्रोविजन पहले था उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन दिया गया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटाइटल्ड फॉर ट्रैवल में अप्लाई फॉर LTC विथ print out of the consent page of the authorized travel agency having suitable flight and fare details with tracking the fare of the flight under the 3-hour time slot as mentioned in the para 1 above at least 30 days prior to the intended date journey। तो आपको जो आप अगर बुक कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप बुक करने के बाद हो या बुक करने के पहले आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट LTC एडवांस ले लूँ, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बुक करने के लिए ले लूँ। तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, फर्स्ट कि आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए जो वेब पेजेस है, उसमें आपको जो सूटेबल फ़्लाइट है आप जिसके लिए डिजायर कर रहे हैं कि ये फ़्लाइट में मुझे जाना है, तो उस फ्लाइट का पैसा भी देख लीजिए, फेयर देख लीजिए, उस टाइम स्लॉट के अंदर बैठ रहा है कि नहीं, वो सब देख लीजिए उसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो उसके बाद आप उसी को अटैच करके आपका एप्लीकेशन के साथ आप क्लेम कर सकते हैं आपका जो LTC एडवांस है। ये फिर आपका जर्नी से 30 डेज पहले आपको होना चाहिए, मिनिमम 30 पहले होना चाहिए। और employees not entitled for air travel and wish to travel by air but not under the special dispensation scheme may apply for LTC advance with reference to rail और बस फेयर। तो जो एम्प्लॉय है जो एंटाइटल नहीं है एयर फेयर के लिए, बट उसमें सेल्फ डिस्पेंसेशन स्कीम जो चल रहा है अभी, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को या लद्दाख हो या अंडमान निकोबार हो, ये सब जगह को जो चल रहा है, उसमें अगर आप एयर फेयर आप क्लेम कर रहे हो, मतलब आप ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं हो बट ट्रैवल कर रहे हो LTC में, तो आप जो LTC एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे वो रेफरेंस देंगे आप रेल और बस फेयर के अकॉर्डिंगली, आप उसको रेफरेंस दे के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल बट हु इज द स्पेशल बस रेल और बस फेयर फ्रॉम द हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग अप टू सो ऑन। तो इसमें ये वो बोल रहा है कि आप अगर मान लीजिए सेल्फ डिस्पेंसेशन के अंदर एयर ट्रैवल कर रहे हो, तो आप मान लीजिए आप हो
कहीं पे हो, भुवनेश्वर में हो, मान लीजिए आप कोलकाता जा रहे हो, कोलकाता से आपका फ्लाइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भुवनेश्वर से जो कोलकाता के लिए जो आपका एंटाइटल्ड होगा, मतलब मान लीजिए आप एंटाइटल्ड हो गए थर्ड एसी पे एंटाइटल्ड हो गए या सेकंड एसी पे एंटाइटल्ड हो गए जो ट्रेन में, तो आप वहाँ से वहाँ तक भुवनेश्वर से कोलकाता तक आप उसमें आप आराम से थर्ड एसी या सेकंड एसी से जा सकते हैं, वो एंटाइटल्ड है आप। उसके बाद आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम लागू होता है जो आप एयर के लिए ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ से वहाँ आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ तक आपको प्रॉपर time of actual booking of the ticket after receiving the advance, there is any difference in fare owing to the time gap between the request for advance and grant of advance, the difference in fare will be adjusted at the time of settlement। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे आप जब एडवांस के लिए मांगे हो, आप जो वेजेस का जो स्कैन आप दिए हैं अटैच करके, या फिर आपने जो रेल फेयर के हिसाब से आप क्लेम किए हैं, मान लीजिए उसके हिसाब से आपका जो एडवांस लिए हैं उसके हिसाब से आप फेयर में डिफरेंस आया, चाहे बढ़ गया या चाहे कम हो गया, ये जो सेटलमेंट रहेगा आपका पैसा का, ये जब एलटीसी आप क्लेम करेंगे उस टाइम आपका in the non-entitled government employees travel by air on the special dispensation scheme directly from the head पे। अच्छा, इसमें आपको बोला गया है कि आप जो प्रिंट आउट है, जो कंसर्न वेब पेजेस का जो प्रिंट आउट है जहाँ पे फ्लाइट फेयर डिटेल्स लिखा गया है, वो सब आपने सबको आप उसको प्रिंट आउट लेके रखना चाहिए आपको। और ये जो भी अगर फ्लाइट है वो सेम टाइम स्लॉट के जो टाइम स्लॉट दिया गया है 3 आवर टाइम स्लॉट की, इसमें अंदर होना चाहिए, और डायरेक्ट फ्लाइट होना चाहिए, उसके लिए प्रिफरेबल है डायरेक्ट फ्लाइट। तो इन केस अगर फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए द फ्लाइट टिकट्स आर नॉट अवेलेबल इन द सेम स्लॉट, तो प्रिंट आउट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट अवेलेबल इन द नेक्स्ट स्लॉट में भी रिटर्न। मान लीजिए आपका स्लॉट है 6 to 9, ओके, और आपका फ्लाइट है जो 8 से 10 बजे तक है, तो ये जो स्लॉट है ये 6 to 9 के अंदर नहीं आया, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर देखना पड़ेगा आपको कि आपका नेक्स्ट स्लॉट कौन सा है। मान लीजिए 10 to 12 है, तो 10 to 12 के अंदर आपका स्लॉट आ रहा है, तो आप नेक्स्ट स्लॉट को आपको रिटर्न कर सकते हैं। ये कुछ केसेस में जहाँ पे अवेलेबल नहीं है टिकट उस स्लॉट में, आप उस केसेस में कर सकते हैं। इसलिए ये केसेस में reimbursement will be restricted to actual fares for the direct journey or fare entitled under the special dispensation scheme whichever is less। तो आपको जो LTC 80 के अनुसार आपको फेयर मैक्सिमम फेयर लिमिट के अनुसार आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको एक्चुअल जो फेयर है और डायरेक्ट जर्नी में आपको मिल सकता है। और गवर्नमेंट entitled for air travel wish to travel by air but not on the special dispensation scheme are also required to book their ticket air ticket through all the 3 it is mentioned about the irrespective of the booking time limit। आप अगर आप में मान लीजिए आप स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर नहीं आ रहे हैं, बट आपका एंटाइटल्ड आप एयर ट्रैवल में है आपका ऑलरेडी, तो आप बुकिंग जो टाइम लिमिट है उसके बाद भी आप कर सकते हैं बुकिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। और अगर मान लीजिए जो रीइंबर्समेंट होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, बट एक्चुअल एयर फेयर के लिए एक्चुअल एयर फेयर हो सकता है, और फिर जो एंटाइटल्ड होगा आपका ट्रेन और बस फेयर, जितना शॉर्टेस्ट रूट होगा वही शॉर्टेस्ट से कम रूट होगा, तब ये अच्छा है। तो ये बुकिंग कैसे करेंगे एलटीसी में, ये रिसेंट ऑर्डर है, तो इसको सारे आप ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, तो सब देखिए एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइस।